क्या हो अगर हवा में इतना जहर हो कि सांस लेना ही मुश्किल हो जाए? और क्या हो अगर इसका हल एक पूरा का पूरा जंगल बनाना हो? जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं है। ये एक असाधारण कहानी है कि कैसे एक इंसान के निजी स्वास्थ्य संकट ने एक बिल्कुल नए और अनोखे पर्यावरण या समाधान को जन्म दिया। ये शब्द हैं जयधर गुप्ता के, और ये अपने आप में बहुत कुछ कहे जाते हैं। सोचिए, एक एथलीट, एक नेशनल लेवल का स्विमर, जिसकी पूरी जिंदगी ही फेफड़ों की ताकत पर टिकी हो, उसे अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगे। यहीं से उनके इस सफर की शुरुआत हुई। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस एक घटना पर जिसने एक्टिविस्ट और उद्यमी जयधर गुप्ता के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 2013। शहर था दिल्ली, जो अपनी खराब हवा के लिए जाना जाता है। जयधर का स्वास्थ्य सीधा सीधा उनके आसपास के माहौल का शिकार बन गया। ये एक चौंकाने वाली बात थी कि जब हवा ही जहरीली हो जाए तो एक टॉप एथलीट के मजबूत फेफड़े भी जवाब दे सकते हैं। इस एक घटना ने प्रकृति की तरफ देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया। अब इस संकट के बाद जय ने पहले तो वही रास्ता चुना जो कई लोग चुनते हैं, विरोध प्रदर्शन, अभियान, जागरूकता फैलाने की कोशिश। लेकिन उन्हें बहुत जल्द एहसास हो गया कि ये सब काफी नहीं है। तो देखते हैं कि उनकी सोच और रणनीति कैसे एक बिल्कुल नई दिशा में मुड़ गई। ये एक बड़ा सवाल है ना? जय दिल्ली के वायु प्रदूषण पर सबसे मुखर आवाजों में से एक बन गए। उन्होंने अदालत में भी लड़ाइयां लड़ी, पर फिर भी जमीनी स्तर पर कोई खास बदलाव क्यों नहीं आ रहा था? असल में वो एक बहुत बड़ी रुकावट का सामना कर रहे थे। यहाँ पर उनकी दो रणनीतियों का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ थी सार्वजनिक सक्रियता, जहाँ अदालतों और अभियानों पर जोर था। लेकिन जय ने महसूस किया कि ज्यादातर लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वायु प्रदूषण असल में है क्या, या इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। और जब समझ की यही कमी हो, तो उन्होंने एक ज्यादा सीधा रास्ता चुना, निजी जिम्मेदारी का। उन्होंने सोचा, क्यों ना अपनी ही एक छोटी शुद्ध दुनिया बनाई जाए। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। आखिर एक बंजर सी जमीन को दोबारा हरे भरे घने जंगल में बदला कैसे जाता है? ये प्रोसेस सुनने में जितना जादुई लगता है, उतना ही वैज्ञानिक भी है। तो शुरुआत में ये जमीन जंगल तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक तरह का बागान था, जहां गैर देशी यूकेलिप्टस के पेड़ लगे थे। ये पेड़ जमीन का सारा पानी सोख लेते हैं। और तो और मालिकों ने इसे खेती के लिए बिल्कुल सपाट समतल कर दिया था, जिससे इसका प्राकृतिक ढलान और रूप पूरी तरह खत्म हो चुका था। तो सबसे पहला और जरूरी काम था जमीन को उसकी इस गैर कुदरती हालत से आजाद कराना। सोचिए, सिर्फ यूकेलिप्टस के पेड़ों को हटाने में ही करीब 1 महीना लग गया, और उसके बाद जमीन के प्राकृतिक ढलानों को फिर से बनाने में लगभग 1 साल का वक्त लगा, ताकि जमीन अपनी असली जंगली पहचान वापस पा सके। ये पूरा काम किसी अंदाजे पर नहीं चल रहा था। इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक ढांचा था। इकोलॉजिस्ट विजय धसमाना के मार्गदर्शन में 4 सिद्धांतों को अपनाया गया। सबसे पहले एक स्वस्थ असली जंगल को मॉडल के तौर पर चुना गया। फिर इस जमीन के लिए क्या खतरे थे, उनकी पहचान की गई। उसके बाद उन खतरों जैसे गैर देसी पौधों को हटाया गया, और आखिर में वहां की मूल देशी वनस्पतियों को दोबारा लगाया गया। तो ये तो हुई जंगल बनाने की बात। लेकिन इस सफल प्रोजेक्ट का असर क्या हुआ, और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या नए रास्ते खोलता है? चलिए देखते हैं। 32 एकड़ आज ये इस फिर से जंगली बनाए गए बायोस्फीयर का आकार है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ठोस उपलब्धि है जो सिर्फ एक विचार से शुरू हुई थी। ये दिखाता है कि एक इंसान की पहल भी कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। देखिए, इस प्रोजेक्ट का महत्व सिर्फ एक जंगल बनाने तक ही नहीं है। ये असल में एक रोल मॉडल है, जो सिखाता है कि आम नागरिक भी पर्यावरण संरक्षण में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। हाँ, ये सरकारी कोशिशों की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन ये प्रदूषण से परेशान लोगों को सांस लेने के लिए एक जगह देता है, और दूसरों को भी ऐसे ही कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हमारे चारों तरफ पर्यावरण को इतना बड़ा नुकसान हो रहा हो, तो क्या एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, एक निजी पहल इन सामूहिक संकटों को दूर करने में कोई सार्थक भूमिका निभा सकती है?